आनंद राव अभी अभी भट्टल से मिलकर वापस आया था। वो एक प्राइवेट अस्पताल के वीआईपी रूम में था। आनंद राव के अंदर आग सी जल रही थी। सिपकी का एहसास कलेजा काट रहा था। अनाड़ी इसके साथियों के सामने से जलील करते हुए भट्टल को साफ निकाल कर लेके गया था। यह तो भट्टल ने ही हिम्मत दिखाई जो इसके जबड़े से निकल भागा था। इसके अंदर के दरिंदे की भूख भी वैसी की वैसी ही रह गई थी। नताशा को भी वो अनाड़ी खिलाड़ियों के दरमियान से साफ उचक कर ले गया था। आनंद राव भट्टल की हास रहायशगाह पर एक कमरे में इस दरिंदे के माने ठहर रहा था जिसे कैद कर दिया गया हो। इसी वक्त कौशल इसके कमरे में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर दबा दबा जोश नजर आ रहा था। वो गाड़ी ट्रेस हो गई है जिसमें शुबा है कि डोगर भट्टल के पास से निकल कर भागा था। ये अच्छी खबर सुनाई आपने। आनंद राव को कदरे सुकून महसूस हुआ। कौशल ने मजीद कहा, गाड़ी ओटगांव में देखी गई है। 2 एजेंट इसके ताकुब में हैं। जल्द ही कोई मजीद अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आनंद राव सोफे पर टिक गया। डोगर हाथ आ जाए तो फिर इस नाड़ी को देखते हैं। कौशल भी इसके सामने बैठ के कमाल का प्रोफेशनल खिलाड़ी है, मुझे मुतासर किया है इसने। आनंद राव ने भी इसकी तारीफ की। हाँ, एक वही है जिसके साथ आंख में चोली खेलने को मन करता है। दुबई में मैंने इसे अपने बस में करने के बावजूद इसे जिंदा छोड़ दिया था। झूठ का सहारा लेते इसने हिफ्फत मिटाई। इस वक्त कौशल का मोबाइल फोन बजा। वो गाड़ी के हवाले से कोई खबर के मुंतजिर नजर आ रही थी। दूसरी तरफ से कुछ सुनते हुए इसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। इसने धीरे से कहा, नंबर मुझे सेंड करो। कॉल काटते ही कौशल ने कहा, हैरत अंगेज तौर पर अनाड़ी के सहूलतकार फांग ने रब्ता किया है। वो बात करना चाहता है तुमसे। आनंद राव को भी हैरत का झटका लगा। ये अनाड़ी की तरफ से कोई चाल भी हो सकती थी और यह भी मुमकिन था कि फांग का अनाड़ी से कोई इख्तलाफ हो गया हो। खैर, बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। आनंद बोला, कराओ बात। इस दौरान इतला देने वाले ने फांग का नंबर सेंड कर दिया। कौशल ने नंबर डायल करके फोन आनंद राव की तरफ बढ़ा दिया। कॉल फौरन ही रिसीव हो गई। आनंद राव ने नरम लहजे में इस्तार किया, हेलो। फांग की मत दबाना, आवाज उभरी। मुझे आनंद राव साहब से बात करने का शर्फ हासिल हुआ है। अंदाज तस्दीक करने वाला था। हाँ, आनंद राव की बात कर रहा हूँ। एक लहजे के लिए दूसरी जानिब खामोशी रही। फिर फांग की कदर डूबी हुई आवाज सुनाई दी, एक बेहद हासुल हास इतला के बदले में एक सौदा चाहता हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गया। सौदे की बात से पहले ये जान लो कि तुम्हारा मेहमान या तो मेरे हाथ मारा जाएगा या फिर दुम दबाकर भाग जाएगा, मगर तुम्हें यहीं रहना होगा और मैं धोखा देने वाले को अपनी खाल खुद उधेड़ने पर मजबूर कर देता हूँ। आनंद राव का लहजा दिल दिला देने वाला था। लहजा भर की खामोशी के बाद फांग बोला, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, मैं बखूबी जानता हूँ कि आप कौन है। आनंद राव की आंखों में महसूस चमक नमदार हुई। इसे यकीन आ गया कम से कम अनाड़ी की गर्दन तो इसके शिकंजे में आने ही वाली है। इसका लहजा मजीद नरम हुआ। अब सौदे की बात करो। फांग सनसनाते लहजे में बोला, भट्टल आप लोगों को धोखा दे रहा है। डोगर को उसने खुद गायब किया है। डोगर का सौदा वो मेरे और मेरे मेहमान से तय कर चुका है। ये कहकर फांग दोबारा खामोश हो गया। आनंद राव के लिए ये इतला नाकाबिले यकीन थी, मगर ज़ेर ज़मीन दुनिया का दस्तूर और रंग ढंग बिल्कुल निराले थे। यहाँ दोस्तों से वफादारियाँ पल भर में बदल ली जाती थी। यहाँ सब कुछ मुमकिन था। आनंद राव बोला, इस इतला में सौदे वाली बात क्या है? फांग बोला, मेरा मेहमान कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। महज वादे मेरी जेब में डालकर मेरे डॉलर और नायाब बंदर भट्टल को देकर डोगर को लेकर जा रहा है और यह तबादला थोड़ी ही देर में होने जा रहा है। आखिरी फिक्रे ने आनंद राव को बेचैन कर दिया। इसने बेख्तियार कहा, मगर भट्टल तो अस्पताल में है। जीप से कूदने के सबब से हाथी चोटें आई हैं। इस दफा फांग हंसा। माजरत चाहता हूँ ये कहते हुए कि महज आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरा मेहमान फिजा में उड़ते बाज को दबोच सकता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि भट्टल इसकी गिरफ्त से निकल भागे? फांग का लहजा इत्मीनान से भरा हुआ था। आनंद राव को यह भी बात खटकती हुई महसूस हो रही थी, मगर इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फांग ने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, आप मालूम कर ले वो ज़ख्मी अस्पताल में नहीं मिलेगा। भट्टल के सारे कारोबार और अपने पैसे और बंदरों के बदले में मैं आपको वो लोकेशन बता सकता हूँ जहाँ ये तबादला हो रहा है। आनंद राव की आवाज़ सरसराती हुई महसूस हुई। मंजूर है। अगले 2 मिनट में सारे मामला तय आ गए। आनंद राव ने मोबाइल फोन वापस लिया तो कुछ पूछने से पहले व्हाट्सएप नोटिफिकेशन इसकी तवज्जो खींच ली। कौशल ने फौरन वॉइस नोट सुना और फिर फौरन आनंद राव से बात हुई। इसका अंदाज बड़ा उलझा हुआ था। वो गाड़ी भट्टल के सुसर के इस्तेमाल में है। बात कुछ समझ में नहीं आती। फांग क्या कहता है? आखिर में इसकी जहनी रो फांग की तरफ पलट ही गई। आनंद राव के चेहरे के अजलात में जैसे पिघला हुआ लावा उतर आया था। मुझे सब समझ आ गई है। अनाड़ी इस वक्त एक बड़ी सी बोट में था। इसके कदमों में डॉलर से भरे हुए बैग पड़े हुए थे और बोट पर कई पिंजरे भी लदे हुए थे जिनके अंदर 2 दर्जन से जायद सुर्ख पुश्त वाले बंदर थे। खुदा की पैदा की हुई ये दरियाफ्त बंदरों की नस्ल जिसामत में एक बड़ी बिल्ली के साइज की थी। सुरमई बालों वाले इन बंदरों की पुश्त के बाल गर्दन के अकबी हिस्से से लेकर दुम तक गहरे सुर्ख रंग के थे और देखने में खूबसूरत लगते थे। इन बंदरों ने मिलकर इतना शोर मचाया हुआ था कि मोटर का शोर भी दब गया था। शायद वो अशरफुल मखलूकात के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे जिनके लालच ने इनकी फितरी आज़ादी सल्ब कर ली थी। बोट में अनाड़ी के साथ एक चीनी नयाद नाखुदा था जिसके कंधे से राइफल लटक रही थी। अनाड़ी के हाथ में एक मोबाइल फोन था जिस पर वीडियो कॉल चल रही थी। सिग्नल कमजोर होने के सबब कॉल में बार बार हलल आ रहा था। किनारे से थोड़ी दूर एक बड़ी कश्ती लंगरअंदाज थी। मोटर बोट इस कश्ती के करीब पहुंच गई। इस कश्ती में भट्टल अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था। फांग के मुहैया करता 2 हासुल हास अफराद में एक पहले ही इस कश्ती पर पहुंच चुका था और अनाड़ी ने लाइव नज़ारा कर लिया था कि कश्ती पर भट्टल अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था। भट्टल के एक साथी को तो अनाड़ी ने पहचान लिया।
वो विकी था। बटल का एक बाजू ऊपर हंसली की हड्डी तक पेटियों में जकड़ा नजर आ रहा था और सर पर भी बैंडेज नुमाया थी। कश्ती के पेंदे में नस्ब कुर्सियों में एक पर बटल बैठा हुआ था और इसके साथ ही दुबला पतला तवील कामत खिचड़ी बालों वाला डोगर बैठा हुआ था। डोगर के दोनों हाथ पांव आगे की तरफ एक डोरी से बंधे हुए थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अनाड़ी बड़ी कश्ती पर चढ़ा। यहाँ पहले से मौजूद फांग के दूसरे चीनी नियाद आदमी ने इसका इस्तकबाल किया। इसके कंधे पर राइफल थी और वो बेहद चौकन्ना नजर आ रहा था। इसके साथ ही विकी और एक बिल्कुल सपाट चेहरे वाला नौजवान था। दोनों बज़ाहिर गैर मुसल्लह नजर आ रहे थे। विकी ने होशदिली के साथ हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें असल शक्ल सूरत में देखकर अच्छा लग रहा है। ये हमारे खुशगवार ताल्लुकात का आगाज है। बटल भी अनाड़ी के इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। इसने सलामत हाथ अनाड़ी से मिलाया। इनके दरमियान भी हैर मुकदमी जुमलों का तबादला हुआ। अनाड़ी ने डोगर को कतई नजरअंदाज कर दिया था। अनाड़ी ने कुर्सी संभालते हुए कहा, अपना माल चेक कर लो। बटल ने अपने साथियों को इशारा किया। थोड़ी ही देर में बंदर और डाल बड़ी कश्ती पर शिफ्ट हो गए थे। दोनों की दीद ने बटल की आंखों की चमक बढ़ा दी थी। इसने एक बार फिर बड़ी गर्म जोशी से अनाड़ी से अपना सलामत हाथ मिलाया। खरे सौदे के साथ तूने बटल को भी खरीद लिया है। जो बोलेगा बटल तेरे लिए करने को तैयार है। ले जा अपना बंदा, बाकी बातें फोन पर करेंगे। इस वक्त आनंद राव की जहरीली आवाज उभरी। इतनी जल्दी क्या है, कुछ बातें हमसे भी कर लो। वो कश्ती के इकलौते कैबिन के अकब से नमूदार हुआ। एक हाथ में ऑक्सीजन मास्क इसने दूर उछाल दिया। दूसरे हाथ में मौजूद मखसूस किस्म के वाटरप्रूफ पिस्टल का अनाड़ी की तरफ था। इसके जिस्म से चिपका चुस्त किस्म का लिबास भीगा हुआ था। देखते ही देखते इनके बाकी साथी भी सामने आ गए। इनमें कौशल भी थी। बटल को तो जैसे दिल का दौरा पड़ गया। उसका रंग खतरनाक हद तक जर्द हो गया और साहिली हवा के बावजूद पल भर में पेशानी पसीने से तर हो गई। अनाड़ी ने भी हैरत का जबरदस्त झटका खाया। इस झटके ने आनंद राव को आसूदा कर दिया। देखते ही देखते आनंद राव की टीम ने अनाड़ी और बटल के सिवा सभी को निहत्था करके इनके हाथ पर बांध दिए। आनंद राव मुस्तहकम कदमों से चलता हुआ अनाड़ी के करीब आ खड़ा हुआ। क्या हाल है, दो हाथ हो जाए। इसने गर्दन को महसूस अंदाज में घुमाते हुए खतरनाक खलंडे अंदाज में कहा। बटल को इसने कतई नजरअंदाज कर दिया था। यही चीज बटल का मुश्किल रही थी। डोगर बेहिसी और बेनियाजी से ये सारा खेल देख रहा था। अनाड़ी अपनी जगह से उठते हुए बोला, तेरी ख्वाहिश सार आंखों पर। आज तू इन साथियों के सामने भाग भी नहीं पाएगा। मेरा तो पता नहीं मगर तुझे भागने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो घर जाएगा मगर चल कर नहीं। देख लेते हैं। अनाड़ी ने ग्लॉक और कलाई से चिपका हंजर कौशल को थमा दी। इसे मालूम था कि आनंद राव इसके हंजर से वाकिफ है। अनाड़ी और खिलाड़ी मध्य मुकाबले आ चुके थे। दोनों टॉप के सीक्रेट एजेंट थे। एक दूसरे के हरीफ। दोनों के दिलों में हरीफ को बाजू की ताकत से ज़ेर करने की जबरदस्त ख्वाहिश दुबई वाले मार्के से जोर पकड़ चुकी थी। दुबई में कोई भी वाज़ेह बर्तरी हासिल नहीं कर सकता था। अलबत्ता आनंद राव आखिर में पीठ फेर कर भाग खड़ा हुआ था। कैदियों को कैबिन में बंद करके आनंद राव के साथियों ने इर्द गिर्द पोजीशन ले ली और बतौर सीनियर कौशल को आनंद राव का यह खलंडापन पसंद नहीं आया था। मगर आनंद राव की खुद सरी मशहूर थी। इसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। खलीज अदन में मौजूद हलकोरे लेती इस कश्ती के अर्शों पर दोनों हरीफ मध्य मुकाबला आ गए। आनंद राव के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनाड़ी को नीचा दिखाने की शदीद ख्वाहिश करवटें ले रही थी, जबकि अनाड़ी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अपना मिशन इसने बड़ी कामयाबी से तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। खिलाड़ी किसी दरिंदे के मानस गुर्राकर पूरी वहशत से अनाड़ी पर झपटा। अनाड़ी ने बर्क के मानी लहराते हुए इसके हाथ और पांव की जरबात ब्लॉक करते हुए अचानक एड़ी पर घूमते हुए स्वीप किया। आनंद राव ने भी इसके जैसी तेजी दिखाई और उछलकर खुद को इस जरब से बचा लिया। दो फनकारों की कारकर्दगी ने राह की टीम को मजबूत कर दिया। कौशल की जहनी रो पलट आई। इसने बेख्तियार ताली बजाई। तालियों का शोर दीगर दो मेंबरों की तरफ से भी बुलंद हुआ, जो बंदरों की आवाजों में पल भर में दब गया। अगले चंद मिनटों में दोनों के दरमियान वहशियाना किस्म की मार का आराई हुई। आनंद राव की नाक और मुंह से खून बहने लगा और चेहरे पर मुतअद्दिद चोटों के निशानात थे। मुंह और नाक में बहते हुए खून के साथ वो बहुत दरिंदा लग रहा था। इसके जिस्म से टी शर्ट उड़कर चिथड़ों में तब्दील हो चुकी थी। एक आंख सूजकर तकरीबन बंद हो गई थी। सर पर लगने वाली आनंद राव की तबाहकुन कोहने की जरब के सबब वो चकरा कर रह गया था। इसे फोकस करने में मुश्किल पेश आ रही थी। आनंद राव से भला ये बात कहाँ छुप सकती थी। इसने फौरन बांप लिया, साथ इसका एतमाद दुगना हो गया। तेज हरकत के बाद इधर उधर कट कर अनाड़ी के चेहरे पर जरबात लगाना शुरू कर दी। अनाड़ी का चेहरा कई जगह से खून उगलने लगा। इस दौरान आनंद भी इसके रडार में आ गया। इसने झुककर आनंद राव की कमर में हाथ डाला और दौड़कर आनंद को कैबिन की दीवार से टकरा दिया। साल खोरदा लकड़ी जरब बर्दाश्त न कर सकी और लकड़ी की दीवार तोड़ते हुए वो दोनों कैबिन में जा गिरे। बटल और डोगर समेत सभी बंधे हुए अफराद यही मौजूद थे। वो दोनों इन्हीं पर गिरे थे। कमरे पर लगने वाली जरबात ने चंद लम्हों के लिए आनंद को महफूज कर दिया। अनाड़ी ने इसे बेहिस्सो हरकत महसूस किया तो इसके चेहरे पर सर की जोरदार जरब लगाई। इसी पल अनाड़ी ने महसूस किया कि वो राह की टीम के बंदूकी के साए में नहीं है। सामने ही कैबिन का दरवाजा था। आनंद को छोड़कर वो तोप के गोले की मान दरवाजे से टकराया। जरब की शिद्दत से दरवाजा खुल गया। दौड़ते ही अनाड़ी की नजर ऑक्सीजन मास्क पर पड़ी। ये जदीद किस्म का मास्क था और कम गहराई पर समंदर के पानी में ऑक्सीजन कशीद करता था। दौड़ते हुए उसने मास्क उठाया और फिर समंदर में कूद गया। आनंद और इसकी टीम जब अर्शा के किनारे तक पहुंचे तो इसका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। कौशल ने पानी की तरफ देखकर अपना पिस्टल सीधा किया तो आनंद ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। रहने दे मैडम, इसने भी हमारी पीठ पर गोली नहीं चलाई थी। इसकी आवाज फतह के बोझ से लड़ रही थी। अनाड़ी से वो आज हिसाब बराबर करने में कामयाब हो गया। आनंद के कहने पर फांग के साथियों के हाथ खोल दिए गए थे। बटल का चेहरा बिल्कुल राख के रंग की तरह हो गया था। वो बेजरट कीचुए की मानंद
फर्श के कैबिन पर पड़ा था। आनंद ने इसकी टांग पर टांग रखी तो वो लर्ज उठा। तेरा कीमा करने का ठेका किसी और ने ले लिया है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। साथ ही उसकी टांग हरकत में आई, हड्डी टूटने की आवाज बुलंद हुई और बटल टांग को सलामत हाथ से थामे ज़बीहा हुए बकरे की तरह डकराने लगा। रात की तारीकी में अनाड़ी और फांग की अलविदाई मुलाकात हो रही थी। अनाड़ी को ले जाने के लिए तेज रफ्तार मोटरबोट बिल्कुल तैयार थी। फांग के चेहरे पर बड़ी तमार नजर आ रही थी। कुछ देर पहले इसने बटल के खून से हाथ रंगे थे, वो अनाड़ी से मुखातिब हुआ था। तुम्हारा खेल इसी वक्त मुझे समझ में आ गया था जब मेरे जरिए तुमने आनंद को डील की इतला दी थी, मगर एक उलझन अभी बाकी है। अनाड़ी मुस्कुराया। कुछ तो बाकी रहने दो, नहीं तुम नहीं सुधरोगे। फांग ने बड़ी मोहब्बत से इसका आवाज़ छुआ। दोनों के दरमियान चंद लम्हे खामोशी रही। फिर अनाड़ी बोला, तुम्हें बाकी रात नींद नहीं आएगी, अपनी उलझन दूर कर लो। फांग ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। तुम जिस गद्दार के लिए आए थे वो खुद ही दुश्मन की जोरी में डाल दिया, इसका मकसद क्या था? अनाड़ी लहजे भर के लिए खामोश हो गया। फिर तारीख आसमान पर निगाह जमाते हुए खोए खोए अंदाज में बोला, डोगर गद्दार नहीं है, वो एक रजाकार मारखोर है। तुम नहीं जानते रजाकार मारखोर क्या है? वो खुद अपने मुल्क को कौम की खातिर खुद को कुर्बानी के लिए पेश करता है। ना जाने कब तक उसे हर पल मौत के साए में गुजरना होगा। ना ही कोई तमन्ना, ना ही हुब्बुल वतनी की तशहीर, बस एक खामोश कुर्बानी। रफ्ता रफ्ता अनाड़ी का चेहरा गुदास सर हो गया। मेरे पास डोगर को सराहने के लिए अल्फाज नहीं है, मेरे जैसे इसके कदमों की हाँक भी नहीं है। अनाड़ी खामोश हो गया। फांग ने जैसे सब कुछ समझते हुए इस बात में सर हिलाया। इसका मतलब है कि तुमने इस अजीम रजाकार के जरिए अपने दुश्मन मुल्क तक गलत मालूमात पहुंचाई हैं और अपनी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए पूरी कुव्वत से बजाय इस गद्दार को वापस अपने कब्जे में करने की भरपूर कोशिश करके दुश्मन का दिमाग किसी भी चाल की तरफ जाने ही नहीं दिया। वाह वाह, मास्टर स्ट्रोक। फांग ने बे आवाज ताली बजाई। हाँ, डोगर जैसे अजीम रजाकार के सबब दुश्मन तक यह खबर पहुंच जाएगी कि हम अल्सोप नामी हाइब्रिड सोलर मिसाइल बना चुके हैं जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जिसे रोकना S-400 जैसे जदीद तरीन मगर सुपरसोनिक दिफाई निजाम के लिए मुमकिन नहीं। S-400 की सरहद पर तैनाती अरबों डॉलर्स की S-400 की बैटरियों के ऊपर हचे उड़ा सकता है और इसके अलावा रोप के ऐसे बीएन पर भी तेजी से काम जारी है जिसे लड़ाका तैयारी के जरिए भी फायर किया जा सकता है, जिसके बाद इंडिया के बहरी बेड़े की हार नहीं। अनाड़ी ने तफसील बताते हुए कहा, BBC एशिया की जिस रिपोर्ट का तुमने हवाला दिया था ये काफी बात की बात है। इससे पहले हमारे इंटेलिजेंस इदारे हमें इस खतरे से आगाह कर चुके थे। फांग सब कुछ समझ गया, पुरजोश अंदाज में बोला, इस नए मिसाइल की खबर इंडिया के गुब्बारे से हवा निकाल देगी और जो वो जदीद हथियारों के हसूल के साथ महदूद जंग के ख्वाब देख रहा है इससे बात आ जाएगा। हाँ, हमारे मनसूबे साज और फैसला साजों का यही ख्याल है। अनाड़ी ने इसकी ताकीद। एक और ख्याल आने पर फांग ने झिझकते हुए कहा, तुम्हारे मुल्क की माली पोजीशन क्या है ऐसी कि तुम लोग हाइपरसोनिक हथियार पर हतीर रकम खर्च कर सको? हमारा मतलब है कि रोप पर काम भी हो रहा है या नहीं? अंधेरे ने अनाड़ी के चेहरे पर आई दुख और अफसरदगी की परछाइयां छुपा ली। इसने आज़ुर्दा अंदाज में कहा, रोप अभी सिर्फ कागजों और दिलों में ही बन पाया है। इनके दरमियान बोझल खामोशीदार आई। फिर फांग ने दिल गिरफ्तार अंदाज में कहा, मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि तुम्हारे मुल्क को कोई मुखलस क़यादत मुयस्सर आ जाए। खामोश रहने के सिवा अनाड़ी के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो मोटरबोट में अपनी मंजिल की जानिब उड़ा जा रहा था। मिशन की कामयाबी के बावजूद इसका दिल बोझल था। फांग के आखिरी अल्फाज ने इसे बेहद अफसरदा कर दिया था।